तो आज हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर जो नॉर्मल हमारी रेट्स होती है। तो ये रेट्स जो होती है वो नॉर्मली हम जब कॉमर्स फील्ड के अंदर एंटर होते हैं तब 11th-12th के अंदर हमें ये कंसेप्ट आ जाता है। तो कुछ आरबीआई के कुछ रेट्स होंगे जो आपको सिक्योरिटीज मेंटेन करने का परसेंटेज होगा, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो नॉर्मली मैं आपके साथ 5 कंसेप्ट डिस्कस करूंगी। एक सीआरआर मतलब कि कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर मतलब कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। इसके ऊपर हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा किस तरीके से मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सीआरआर के बारे में। तो सीआरआर के अंदर जो होता है वो हर एक कमर्शियल बैंक को सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट डिपॉजिट एंड टाइम लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग कुछ परसेंटेज जो होता है वो आरबीआई के पास जमा कराना। ये परसेंटेज जो होता है वो हर एक साल बजट के अकॉर्डिंगली जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो कि फ्लक्चुएटिंग रेट होता है अराउंड 4 to 5% के बीच में ये रहता है। ये 4 to 5% किसका होगा तो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट के जो भी डिपॉजिट कमर्शियल बैंक में एक्सेप्ट किया उसका सर्टेन परसेंटेज उनको एज ए सिक्योरिटी जो होता है वो आरबीआई के पास मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो क्या सीआरआर के पैसों के ऊपर भी इस कमर्शियल बैंक को क्या इंटरेस्ट मिलता होगा आरबीआई के पास से? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह ही एक सिक्योरिटी मनी होता है कि भाई कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई के पास से अगर लोन भी लेती है या फिर आगे भी कुछ पैसा लेने वाली है तो वो एक डिपॉजिट की तरह होता है। तो इसके ऊपर आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट पे नहीं करता है कमर्शियल बैंक को, और कमर्शियल बैंक को आरबीआई कुछ और भी फंड्स मेंटेन करने के लिए प्रिस्क्राइब करता है, जिसको हम बोलते हैं कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर के नाम से हम शॉर्ट फॉर्म में उसको हम प्रोनाउंस करते हैं। अब एसएलआर के अंदर ये होता है कि आरबीआई ने कुछ प्रिस्क्राइब किया है सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल की मतलब ही नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटी, कुछ परसेंटेज जो है वो हर एक कमर्शियल बैंक को इतना फंड अपने पास रखना ज़रूरी है, मतलब कि अपनी लिक्विडिटी के लिए। अगर इन्वेस्टर कुछ चल के आता है आपके पास, अगर कोई कस्टमर बैंक का कस्टमर पैसा लेना आ रहा है और तभी बैंक के पास पैसा ही नहीं है तो फिर क्या मतलब उस बैंक का। तो इसके लिए कुछ 5% समझो सीआरआर में चला गया, 22% के अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट होती है एसएलआर की। और इस तरीके से इतना पैसा तो बैंक को हमेशा अपने पास इतना तो रखना ही पड़ता है, और बाकी का जो बचा हुआ पैसा जो होता है वो बैंक कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकती है, और कोई बड़ा इन्वेस्टर आए तो वो फंड की रिक्वायरमेंट अगर वो डिमांड करता है तो उसको वो पैसा पे करना पड़ता है। तो अगर हम डिस्कस करते हैं रेपो रेट के बारे में, तो रेपो रेट के अंदर होता ये है कि हमारी आरबीआई जो होती है वो कमर्शियल बैंक को लोन देती है एक्चुअली। तो क्योंकि आरबीआई को बोलता है कि लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट, मतलब कि हर एक कमर्शियल बैंक जब उसकी लिक्विडिटी बहुत प्रॉब्लम में आ जाती है, उसके पास लिक्विड पैसा नहीं होता है, तब वो आरबीआई के पास से जाके लोन जो है वो मांगती है। तब आरबीआई जो लोन देता है उसको ही, जिस रेट के ऊपर वो लोन देता है उस अमाउंट को ही हम बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट के अंदर आरबीआई जो पैसा देती है कमर्शियल बैंक को वो अराउंड 2 to 14 डेज तक का ही होता है। अगर इससे ज़्यादा लोन लेने की रिक्वायरमेंट आती है हमारी कमर्शियल बैंक के पास तो फिर उसको बैंक रेट के थ्रू लोन लेना पड़ता है। अब उसकी मेच्योरिटी जो होती है वो अराउंड 1 ईयर तक होती है। तो इतना पीरियड जो है वो कमर्शियल बैंक के लिए इनफ होता है कि वो लोन को रीपे कर दें। मोस्टली जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो 2 to 14 डेज के बीच में बस सेटल हो जाता है, बट काफ़ी सारे बैंक की सिचुएशंस, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग ना हो तो उस केस के अंदर उसको जो है वो ये 1 ईयर तक का लोन जो है वो लेना पड़ सकता है। बट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का अगर हम बात करें तो वहाँ ऐसा होता है कि किसी भी कमर्शियल बैंक को एक दिन के लिए लोन लेना हो तो उस केस के अंदर फिर वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। और रिवर्स रेट जो कि लास्ट कंसेप्ट है उसके अंदर होता ये है कि काफ़ी बार आरबीआई को भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तब वो कमर्शियल बैंक के पास से लोन लेती है। उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट जो होता है वो अराउंड 3.5% होता है, और इस तरीके से जो है वो आरबीआई को भी काफ़ी बार पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, और मनी सप्लाई को रोकने या बढ़ाने के लिए जो होती है रेट्स जो है फ्लक्चुएटिंग होती है। सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, ये जो है वो रेट्स बढ़ती है जब इन्फ्लेशन इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा होता है। वो रेट बढ़ा देगी तो कस्टमर की जो परचेसिंग पावर जो होगी वो कम हो जाएगी। अगर हम एग्जांपल लेते हैं लोन का, तो अगर आरबीआई ने जो सीआरआर की रेट बढ़ा दी, एसएलआर की रेट भी बढ़ा दी, तो मतलब बैंक को हालांकि इतना पैसा जो है वो आरबीआई के पास और अपने पास जो है वो ब्लॉक करके रखना पड़ेगा, और बाकी का जो बचा हुआ पैसा होगा वही उसको इन्वेस्टर के पास मतलब कस्टमर को देने के लिए पड़ा होगा। तो अब जब सीआरआर की रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है तो अब ये बैंक भी अपनी लोन की इंटरेस्ट की रेट जो होगी वो बढ़ा देंगे। अब बढ़ती लोन की इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी कस्टमर, नॉर्मल कस्टमर तो लोन लेगा नहीं, तो लोन नहीं लेगा तो फिर
मनी सप्लाई जो है वो इकोनॉमी के अंदर अभी बंद मतलब कम हो जाएगी और इस तरीके से धीरे धीरे इन्फ्लेशन को भी जो है वो ओवरकम किया जा सकता है। और ये जब डिफ्लेशन की बारी आती है तब आरबीआई जो होती है वो सीआरआर की रेट कम कर देती है, एसएलआर की रेट कम कर देती है। लोन्स जो है वो कमर्शियल बैंक भी अपने बैंक इंटरेस्ट जो लोन के ऊपर पे किया जाता है वो भी कम कर देते हैं और इस तरीके से जो है अब लोन कम दामों में मिलने शुरू हो जाएगी, तो कस्टमर लोन ज़्यादा अप्रोच करेंगे और इसकी वजह से उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी और इसकी वजह से वापस जो है वो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाएगा और इस तरीके से एक हेल्दी इकोनॉमी ग्रो करती है। तो ये हमारे इंडिया के अंदर ये मनी सप्लाई को रोकना बढ़ाना करने की पावर जो है वो आरबीआई के पास, जैसे कि आपको पता है, तो इस तरीके से मनी सप्लाई चलता है। आई होप सो यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।